जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होगी ख़त्म। अब हमने स्टार्ट करनी है जी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज नहीं उतारा फिर तुमने, है तो तुमने ना मना होते ना, तुम वैसे बड़े मेरी बातें मानते हो तुम सारी हैं। अच्छा चलो फिर गुजारा करांगे फिर मजीद। अच्छा जी अब वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज। मिसाल के तौर पे हमने पहले सबसे पहले ना, अब कितने नंबर हो गए जी, 11 नंबर पे हम पहले वर्किंग कैपिटल रेशियो सीख लेते हैं। तो जो कैश साइकिल रेशियो होती है, तो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज हेडिंग बन गई आपकी, चेक करो। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज कितनी रेशियोज हो गई हैं जी हमारी? 10 हो चुकी हैं। तो 11वीं रेशियो लिखें जी वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशियो, वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है जी। गांधी पै जाता है और चलो इस स्टेप में इतना काफ़ी है। नंबर 11 वर्किंग कैपिटल साइकिल। जी मिसाल के तौर पे 3 जनवरी को हमने कोई मार्कर एक खरीदा है, ठीक है, और उसको हमने बेच दिया है 12 जनवरी को। परचेज्ड आ मार्कर 3 जनवरी और सोल्ड मार्कर, मार्कर का मसला चल रहा था इसलिए मार्कर लिख दीजिए, सोल्ड मार्कर कब जी? 12 जनवरी। अच्छा हमने इसको ख़रीदा था जब भी हमने अपने क्रेडिटर को पैसे पे किए, उधार पे ख़रीदा होगा, ठीक है, चाहे 3 को ख़रीदा चाहे जब भी ख़रीदा, ठीक है, उधार पे ख़रीदा था। तो इसको हमने अपने क्रेडिटर को 6 जनवरी को पैसे दिए और हमें 19 जनवरी को पैसे रिसीव हुए। पेड टू क्रेडिटर, हमने 6 जनवरी को क्रेडिटर को पे किए पैसे और रिसीव्ड कैश फ्रॉम, उधार पे बेचा था ना कस्टमर, 19 जनवरी को। हमने मार्कर खरीदा 3 जनवरी को और जाकर बिका 12 जनवरी को। कितने दिन इन्वेंट्री में फंसा रहा? तो इन्वेंट्री डेज 9। ठीक है जी। अच्छा फिर जब हमने इसको बेच लिया तो पैसे कितने दिन बाद आए? 6 दिन बाद। डेटर डेज 7 डेज। यानी जो जेब से हमारी पैसा निकला था वो पैसा अभी तक हमारे पास वापस नहीं आया। अच्छा हमने अपने क्रेडिटर को किस दिन पे किया है? अज्यूम कर रहे हैं इसी दिन खरीदा था, ठीक है, तो उधार पे इस दिन खरीदा था तो पैसे उसको दिए कितने दिन बाद जी? तो क्रेडिटर डेज कितने आ गए? 3 डेज। अब इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि
हमें इतने दिन में पैसे आने हैं और हमने इतने दिन में पैसे देने हैं, तो आंसर क्या आया? अब ये 13 डेज को कहा जाता है जी कैश ऑपरेटिंग साइकिल, या कहा जाता है इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल भी। बेसिकली ना ये वो दिन हैं जितने दिन के लिए हमें पैसे अरेंज करने हैं। हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है 13 दिन के लिए। क्यों? देखो ना, हमने 3 दिन हमें मिल गए अपने क्रेडिटर से, माना, ठीक है, तो इसलिए वो 3 दिन माइनस कर दिए हमने। लेकिन देखा जाए तो हमने जो चीज़ खरीदी है उसको ख़रीदा हमने, पैसे खर्च हो गए, फिर हमने उसको बेचा, अभी पैसे आए नहीं, और फिर जब पैसे आए तो ये कितने दिन गुजर गए टोटल? ये 3 दिन निकाल भी दें तो जो उसने हमें अलाउ किए 13 दिन। यानी मुझे जो इन्वेंट्री आइटम ख़रीदना है उसके लिए जो पैसे रिक्वायर्ड हैं, वो रिक्वायर्ड पैसे मुझे 13 दिन के लिए अरेंज करने हैं। जहाँ से मर्ज़ी करूँ, मेरे अपने पास पड़ा हुआ है कैपिटल में से यूज़ करूँ, मेरे पास कैश में फॉर्म में पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ तो फिर बैंक से जाके लोन लेना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट पे, बैंक की फैसिलिटी, इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ता है। तो 13 दिन क्या है जी? वर्किंग कैपिटल साइकिल। यानी कि ये वो दिन है, इतने दिन के अंदर कैश हमारी जेब से निकल कर वापस हमारी जेब में आ जाता है। और इसमें ज़ाहिर सी बात है, साथ प्रॉफिट भी लगा होता है कि हमने 100 रुपये का ये मार्कर ख़रीदा, अब हमारी जेब से 100 रुपये निकल गए, ठीक है। अब वो 3 दिन बाद पैसे देने थे, इसलिए 3 दिन अभी ये पैसे, इसलिए 3 दिन माइनस क्यों कर देते हैं? 3 दिन माइनस क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें भी 3 दिन मिल गए ना, हमने ये मार्कर खरीद लिया, अभी पैसे नहीं दिए, तो ये 3 दिन बाद जब पैसे दिए तो उस दिन पैसे हमें रिक्वायर्ड थे ना, तो ये 3 दिन माइनस हो गए। अब हमने समझो 6 जनवरी को पैसे दे दिए, अब ये 100 रुपये हमारी जेब से निकल गया और मार्कर हमारे पास मौजूद है। अब ये मार्कर हमने बेचा, पहले तो बेचने के लिए गाहक ढूंढते रहे, तो काफ़ी दिन वो गाहक नहीं मिला, गाहक मिला तो उसने उधार पे ख़रीदा, फिर वो उधार वापस करते हुए टाइम लगा गया। तो ये जो 100 रुपया था, ये 100 रुपया इनफैक्ट 13 दिन में मेरे जेब में वापस आएगा। और जाहिर है मैंने ये 100 रुपये का मार्कर 125-30 का बेचा होगा, तो जब वापस पैसे आएंगे तो साथ प्रॉफिट भी लगा होगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं? ये वो दिन हैं जितने दिन के लिए, यूँ कह लें कि जब ये बेसिकली तो ये क्या है? ये टाइम है बिटवीन पेमेंट फॉर परचेज एंड रिसीट ऑफ सेल। यानी अगर आप लॉजिकली बात करें ना, लॉजिक की बात करें, यहाँ पे लॉजिक पड़ी है ये, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये डायरेक्ट ही निकल सकता है। बेसिकली वर्किंग कैपिटल साइकिल किसे कहते हैं? टाइम पीरियड बिटवीन पेमेंट फॉर गुड्स एंड रिसीट फ्रॉम सेल्स, ठीक है। टाइम पीरियड बिटवीन पेमेंट फॉर गुड्स एंड रिसीट्स फ्रॉम सेल्स, ठीक है। इसको लिख लो अपने पास, ये इसका फॉर्मूला है, इन्वेंटरी डेज, डेटर डेज लेस क्रेडिटर डेज, ठीक है। तो 13 डेज जो हमने अपनी मिसाल में निकाला, ठीक है, वो क्या है जी? ये क्या है? वर्किंग कैपिटल साइकिल। इसका मतलब क्या है? इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन पेमेंट फॉर परचेजेस एंड रिसीट फ्रॉम सेल्स। दूसरी बात भी लिख लें, इट इज द टाइम पीरियड फॉर विच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय अस। इट इज द टाइम पीरियड फॉर विच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय अस। इतने दिन के लिए हमें वर्किंग कैपिटल को अरेंज करना है, ठीक है जी। ठीक है जी, ये मिटा दूं? इट इज द टाइम पीरियड फॉर विच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय अस। इतने दिन के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की अरेंजमेंट करनी है कि ये पैसे जो हैं, ये 100 रुपया जो है, ये हमारा 13 दिन के लिए हमारे पास नहीं रहेगा। अरेंज करो इसको कहीं से, ठीक है। अच्छा जी,
अब ये अलग अलग निकलते कैसे हैं, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज, ये अलग अलग कैसे निकलते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ जी। सबसे पहले ये आ गया जी डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और उलट लिख दिया, चलो खैर क्रेडिटर डेज हमारी मिसाल के अंदर ये था। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला हमने ऐसे खुद से बना लिया था, नहीं वो अब मैं मिटाने लगा हूँ ना, अब असल सवाल वाला आ जाएगा। तो ये जनाब वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज आ जाता है। अब डेटर डेज कैसे निकलेंगे, तो बैलेंस शीट से एवरेज डेटर्स उठाएंगे। अब यहाँ पे एवरेज कर लेना है, ठीक है आपने, एवरेज डेज टू कलेक्ट भी इसको कहते हैं, एवरेज डेज, हाँ ये लिखा हुआ एवरेज डेज टू कलेक्ट, एवरेज डेज टू कलेक्ट एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स, सेल्स क्रेडिट ही लेते हैं, खामोशी केस में भी अज्यूम क्रेडिट ही किया करते हैं। ठीक है, एवरेज डेटर्स, डेटर वही लिख दें, डेटर्स एवरेज टाइम टू कलेक्ट, डेटर डेज एवरेज टाइम टू कलेक्ट डेटर्स, या इसको डेटर डेज भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो फॉर्मूला है जी इसका जी, एवरेज डेटर्स। अब एवरेज डेटर्स लेने हैं तो डेटर्स को ढूंढो, ये 175 प्लस 175 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 2, फिर सेल्स खामोशी केस में क्रेडिट ही अज्यूम करते होते हैं, इसको निकालना होता है हमने डेज में, तो 365 से मल्टीप्लाई करें, 15.7 डेज, 365 से डेज में निकालना है ना आंसर, वो सवाल कहेगा तो 360 कर लेंगे, वरना 365 ही करेंगे। सवाल खुद भी 360 कह देता है, जब खुद कह देगा तो फिर उसकी बात मान लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इस सवाल से ये बात समझ इस तरह से नहीं आएगी, ज़रा इसकी लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे बिजनेस दो हैं, एक है ए, दूसरा है बी। ठीक है जी, तो दोनों की सेल्स जो हैं वो 360 रुपये हैं। ठीक है, बिजनेस ए के डेटर्स जो हैं वो 30 रुपये के नज़र आ रहे हैं, और बी के डेटर्स जो हैं लेट से वो 90 रुपये के नज़र आ रहे हैं। अब बिजनेस ए के डेटर डेज कितने आएंगे जी, बिजनेस ए के डेटर डेज कितने आएंगे बताइए, बल्कि करें ज़रा चेक करें, क्लोजिंग है बस जी, कितना, तो 30 ही है असल में, 30 डेज और 90 डेज, क्योंकि वो 360 रखा है ना जी। ओके, अब समझ आई ये बात। अब मुझे बताओ, एक बंदा ऐसा है जो सुबह सवेरे मंडी में जाता है, ठीक है जी, आजकल किस चीज़ का, फ्रूट का ज़्यादा अच्छा मौसम चल रहा है, कीनू, तो जाता है और कीनू लेके आता है, ये भी एक बिजनेस है। ये जो कीनू लेकर आता है 360 रुपये के कीनू बेच देता है, ठीक है, और शाम को जब घर जाता है तो इसका कोई भी रिसीवेबल नहीं होता, क्योंकि ये कैश में बिजनेस कर रहा है। तो इसके डेटर डेज कितने आ गए। अब मुझे बताइए सबसे अच्छा कौन सा बिजनेस है,
किन्नू बेचने वाला बिजनेस। चलें फिर शुरू करते हैं जी। सबसे अच्छा बिजनेस है, बेहतर क्या है कि हमारे पास ये पैसे जल्दी से जल्दी आए। ये पैसे जितनी जल्दी हमारे पास आएंगे, हम दोबारा उनसे चीज़ें खरीद के फिर दोबारा बेच सकेंगे। जितना लेट डेटर पेमेंट करेगा, हमें उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। देखो ना, ये प्लस होने वाली चीज़ है वर्किंग कैपिटल साइकिल में। तो हमने अभी 13 दिन निकाले थे कि जी ये इतने दिन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट दरकार है, ठीक है। तो ये जितने ज़्यादा दिन होंगे उतना ही जो है वो मसला ज़्यादा है, हमें उतने ज़्यादा दिन के लिए पैसे फंस गए ना हमारे उसके पास, तो फिर हमें वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट होती है, जाहिर सी बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। वो पैसे वहाँ पर पड़े हुए हैं, कहीं और इन्वेस्ट नहीं हो सकते, या उनको पूरा करने के लिए बैंक से लोन लिया, फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ रही होती है, ठीक है। तो 15.7 डेज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेटर्स आर पेड, डेटर्स पे कैश in 15.7 days. Debtors are collected in 15.7 days. Yeah, debtors are converted into cash in 15.7 days. कोई भी बात लिख लो। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है। पहली बात क्या लिखी हमने, इसका मतलब क्या है? डेटर्स 15.7 डेज में हमें पैसे दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और बात भी आ जाती है जी, वो क्या है? अगर हमने डेटर को अलाउ किए हुए थे 15 डेज, फिर तो ये ऑलमोस्ट ठीक ही है। 15 दिन का उधार दिया हुआ है तो 15 दिन में वो दे जाते हैं, हमने खुद जो उधार अलाउ किया हुआ है। लेकिन अगर हमने उनको 10 दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया हुआ था तो फिर ये सही नहीं है। और अगर 20 का किया हुआ था तो ये अच्छा हो गया, फिर जल्दी पैसे दे गए वो, ठीक है। तो एक तो ये इतने दिनों में डेटर्स ने पैसे देने हैं, ये बात हमने करनी होती है। नो डाउट ये जितना कम हो उतना बेहतर है, लेकिन हमने कंपैरिजन करना है क्रेडिट पीरियड अलाउड के साथ भी यहाँ पे, ठीक है। तो अगली बात लिखें, लोअर द डेज बेटर इट इज, lower the days better it is, however नहीं लिख रहे? अच्छा जी, अच्छा, however it is, however it will be compared with credit period allowed to customer, credit period allowed to customer। अच्छा देखो, अब जो डेटर डेज हायर होते हैं उनकी वजह से मसले मसाइल हैं। एक तो हायर डेटर डेज जो होते हैं उसकी वजह से हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है, पैसे वर्किंग कैपिटल में फंस जाते हैं ना। और दूसरा, इनकी वजह से दिन ज़्यादा होने की वजह से इरिकवरेबिलिटी का भी खौफ पैदा हो जाता है। जितना डेट पुराना होता जाता है उसकी रिकवरेबिलिटी के चांसेस कम होने लग जाते हैं, बैड डेट होने का खतरा हो जाता है, ठीक है। सही है, चल इसके नीचे भी लाइनें छोड़ें, कल इस दोबारा बात कर लेंगे भी, ठीक है। एक सफ़े पे एक ही हो। मेरा दिल है डेटर टर्नओवर जो है वो इसी के उलट है, लेकिन मैं सिर्फ ये वाली करवा के टर्नओवर वाली फिर कल करूँगा। टर्नओवर फिर करंट फिर लिक्विडिटी वाली दोनों करा के फिर वो सॉल्वेंसी वाली रेशियोज करके काम ख़त्म कर लेंगे कल, ठीक है। अच्छा जी, अगला है जी एवरेज टाइम टू, बल्कि नहीं पहले इन्वेंट्री डेज निकाल लेते हैं, ठीक है जी। इन्वेंट्री डेज क्या है जी? एवरेज होल्डिंग डेज, इन्वेंट्री को होल्ड करने का टाइम, एवरेज होल्डिंग डेज, एवरेज होल्डिंग डेज, इसको एवरेज इन्वेंट्री पीरियड भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है जी? एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स, एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालो जी, 280 जमा 200 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय
2। कॉस्ट ऑफ सेल 3000 गिवन है जी, वो देखो गिवन है ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365, आंसर इज 33.5 डेज। मतलब क्या है जी इसका, कितने दिन में हम चीज़ों को बेच पाते हैं। जब लेकर आते हैं तो 30 दिन पड़ी रहती हैं, फिर जाकर बिकती हैं। तो इसके बारे में लिखें कि इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू सेल इन 33.5 डेज। इन 33.5 days. Is converted into sales in 33.5 days. जी, अब ये भी है, जितना कम हो उतना बेहतर, लोअर इज बेटर, ठीक है। लोअर द डेज बेटर इट इज, लोअर द डेज बेटर इट इज। किनू वाले की तो इन्वेंट्री होती कोई नहीं, सुबह खरीदता है, शाम को खाली रेडी लेके घर जाता है, बेहतरीन। इन्वेंट्री डेज 0, कुछ घंटे इसके पास इन्वेंट्री रहती है, दिन की तो बात ही नहीं आती, ठीक है। बेहतरीन बिजनेस है। अच्छा जी, इसके नीचे भी आप बहुत सारी बातें अभी करेंगे, मेरा दिल है आप कुछ कल करें ना। अब मैं सस्टेनेबिलिटी कुछ 15-20 मिनट करना चाह रहा हूँ, इसलिए बस ये अब क्रेडिटर की आगे करवा के फिर इसको यहाँ ब्रेक लगाते हैं। तो कल इसकी टर्नओवर की रेशोज़ हैं, बस इसको उलट करना होता है फॉर्मूला, और टाइम्स में आंसर आता है, तो वो भी लिख कर फिर इनकी मज़ीद लॉजिक्स पे, जैसे इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इन्वेंट्री डेज ज़्यादा होने की वजह से ये पुअर मैनेजमेंट, पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को शो कर रही है। ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो ऑब्सोलीट होने का खतरा होता है, ठीक है, नुकसान होने का खतरा होता है, ठीक है, एनआरवी लॉस बुक करना पड़ सकता है। फिर इसी तरह से अगेन पैसा तो स्टक हुआ पड़ा है यहाँ पे हमारा, ये इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, ये बेचने में देर लग रही है, तो पैसे तो वहीं फंसे हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह रीजनिंग भी आएगी, इसलिए इसका भी सफ़ा छोड़ दें। 14वां है जी, एवरेज टाइम टू पे, इसको क्रेडिटर डेज भी कहते हैं, ठीक है। एवरेज टाइम टू पे, एवरेज टाइम टू पे क्रेडिटर्स। अब इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल, फॉर्मूला असल में आपको पहले से याद है ना, ये अच्छा हो गया। वैसे मैं तो कहता हूँ होना चाहिए था फॉर्मूलाज वहीं पे याद करवाते हैं, अच्छा होता है ज़रा। एसीसी वाले ऐसे ही करते हैं, रेशोज़ के फॉर्मूला पहले एक पर्चे में करा देते हैं, फिर रेशोज़ की इंटरप्रिटेशन अगले पर्चे में करा देते हैं, आप लोगों को सारा कुछ इकट्ठा ही करवाया जाता है। अच्छा चलें जी, तो एवरेज टाइम टू पे क्रेडिटर्स के अंदर हमने एवरेज क्रेडिटर्स लेने हैं। एवरेज क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स 160 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करेंगे इसको परचेजेस के साथ, और वो हमारे पास सवाल में है नहीं, तो जी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं यूज़ करेंगे, कि परचेजेस निकलना मुमकिन है, ठीक है। याद कीजिए इन्वेंट्री का लेजर कैश फ्लो के टॉपिक में बनाया करते थे, वहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल निकलती थी। अब वाले बच्चे तो सिंगल एंट्री का टॉपिक भी कर रहे हैं, बेहतरीन। एनपीयू में भी ऐसे ही होता था। तो भाई इन्वेंट्री का लेजर ओपन करें, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 280, क्लोजिंग इन्वेंट्री 270, कॉस्ट ऑफ सेल्स सवाल में गिवन 3000। तो बैलेंसिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्रेडिटर्स हम लिखा करते थे, यानी कि क्या चीज़ जी, परचेजेज आ गई। बैलेंसिंग कितना जी, 2990, तो 2
9990 आ गई हमारे पास क्रेडिट परचेजेस। आंसर 18.92 डेज। इसका मतलब क्या है कि क्रेडिटर्स आर पेड इन 18.92 डेज। अब ये जितने ज़्यादा हों उतना बेहतर हो, अगलों को ज़लील ख्वार करके पैसे देने चाहिए। एक बार दे दे उधार, इतना खज्जल करो कि अगली बार वो नाम भी ना ले आपको उधार देने का। ये मैंने जो अगली बात की ये भी गड़बड़ है। तो भाई यहाँ पर भी क्या करना है हमने, इसके साथ क्या कहना है कि इसको हमने क्रेडिट, ये नहीं कहना कि हायर द डेज बेटर इट इज, बल्कि यूँ कहेंगे कि इट शैल बी कंपेयर्ड विद क्रेडिट पीरियड अलाउड टू अस। ठीक है, यानी अगर उसने हमें 20 दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया हुआ था तो हम जल्दी क्यों पे कर रहे हैं, हम 20वें दिन नहीं पे करते। और अगर उसने हमें 15 दिन का किया हुआ था तो फिर अब हम लेट कर रहे हैं, ये हमारी गुडविल को ख़राब कर रहा है। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम फंस जाएं कभी, तो हम उसको रिक्वेस्ट करके ये टाइम बढ़ा सकते हैं। हम कह दें यार हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ा ऊपर चला गया है, तो हमने क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करके उसको कहा कि भाई आपने तो हमें 15 दिन का टाइम दिया हुआ था, अगर आप हमें 15 दिन और टाइम दे दें तो हमारे ज़रा हालात थोड़े टाइट हुए हुए हैं, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट करके आप बढ़ा सकते हैं, वैसे नहीं हायर करना, बिकॉज गुडविल ख़राब हो गई तो अगली बार मार्केट में आपको कोई बंदा उधार नहीं देगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बारे में फिर क्या लिखेंगे, ये क्या है जी कि क्रेडिटर्स आर पेड विद इन 18.92 डेज। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात क्या कहेंगे, इट शैल बी कंपेयर्ड विद क्रेडिट पीरियड अलाउड। ठीक है, बिकॉज इफ पेमेंट इज डिलेड बियॉन्ड क्रेडिट पीरियड इट विल इम्पेयर गुडविल, फ्यूचर में कोई लोन आपको देगा ही नहीं। ठीक है, और अगर आपने एक्सटेंड करना भी है तो रिक्वेस्ट करके एक्सटेंड कराएंगे। तो लिखेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में भी, इसकी भी अब इस सफ़े को छोड़ दें। अब ये आधा सा सफ़ा इसलिए रह गया ना कि अगर टर्नओवर है तो वो भी इसी पर ही लिख लेंगे साथ ही रीजनिंग के साथ, फिर एंड पे टर्नओवर सिर्फ क्या करना है, हमने इन्हीं रेशोज़ को टर्नओवर कर देना है। ठीक है, यानी क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स लेंगे और इनटू कुछ नहीं करेंगे तो टाइम्स में आंसर आएगा। तो उसका मतलब ये होगा कि डेटर्स साल में इतनी दफ़ा पैसे देते हैं, इन्वेंट्री साल में इतनी दफ़ा सेल में कन्वर्ट होती हैं, क्रेडिटर्स को साल में हम इतनी दफ़ा पे करते हैं। तो वो बस एंड पे करके थोड़ी सी बात कर देंगे, रीजनिंग तो दोनों की सेम ही होनी है। तो कल इसके ऊपर बात मजीद शुरू करेंगे, इनकी ज़रा रीजनिंग को पक्का करेंगे और उसके बाद साथ ही टर्नओवर को डिस्कस कर लेंगे। फिर रह जाएंगी सिर्फ आपकी आगे, ये मतलब हुई पड़ी हैं ये टर्नओवर वाली, डेज वाली होगी ना, टर्नओवर वाली इसी के उलट है। ठीक है, ये सिर्फ 3 ही है। उसके बाद 2 रेशोज लिक्विडिटी की हैं और 3 रेशोज डेट सॉल्वेंसी की। आसान काम है। ठीक है, तो अब इसको बस करते हैं क्योंकि अब हमने सस्टेनेबिलिटी भी पढ़ना है। मंडे से कर दूंगा, नहीं आओगे? किधर जा रहे हो? अभी पढ़ा रहे, इधर आ जाओ जी। मंडे से जाहिर है यार, 31 है आज। इधर कोई होगा है? नहीं, मैंने कहा इधर होगा कोई। मैं किसको पढ़ाऊंगा, कौन कौन आएगा जी एंड तक? सिर्फ 2 बच्चों ने हाथ लगाया, 3 है, 4 है। मैं भी लिख के देता हूँ, ये आएगा फिर जाओ। कैंसिल करा देगा ये, मुझसे इजाज़त लेके जा सकता है, वरना नहीं जाएगा। अच्छा ज़रा पॉज करना भाई। अच्छा जी, अब 1.2 और 1.5 छोड़ दिया था हमने। हाँ, ये अभी पढ़ते हैं। 1.2 में क्या था, सस्टेनेबिलिटी। देखें ज़रा जी क्या कहता है ये, द रिकग्निशन दैट पेज नंबर 349 पे आ गए हम। अभी जो हमने पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ ये बात की थी कि सस्टेनेबिलिटी के अंदर हमने जो है वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सिर्फ नहीं डिस्क्लोज करनी, बल्कि
हमने मज़ीद क्या डिस्क्लोजर देने हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ESG, ठीक है। उसको थोड़ा समझाने की कोशिश की जा रही थी। तो बेनिफिट्स क्या हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, इसको मैंने कहा था एग्जांपल्स को सामने रख के पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जहन में बैठ जाएंगे, ठीक है। कि इंटरनल बेनिफिट, अंडरस्टैंड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज बेटर, connection between financial non-financial performance, creating long-term strategies, policies, improve process, save costs, increase efficiency, measure performance against loss, avoid public problems, comparison of performance with other organizations. फिर एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्या हैं, मिटिगेटिंग और रिवर्सिंग द एडवर्स या नेगेटिव एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इम्पैक्ट्स, improve reputation, external stakeholders see organization's real value and show how organization affects and is affected by expectation about sustainable developments. फिर रोल हमारा क्या है जी, हम इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमने कहा था जी कि हम जो है वो चैलेंज करें, कन्वेंशनल अजम्पशंस को छोड़ो जी, बिजनेस को जो है वो बेहतर अब नए तरीके से करो, आइडेंटिफाई करो रिस्क, सीजिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, including sustainability issues in strategy, operations, reporting, redefining what success means, right performance goals, encouraging and rewarding good behavior, the needed information analysis, उसको make sure करें कि वो डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए आप अवेलेबल कर रहे हैं, ये आप हेल्प कर सकते हैं। फिर सस्टेनेबिलिटी 1.2 में कहता है क्या, द रिकग्निशन that governments and many organizations have given to importance of sustainability and sustainable development is now starting to change business culture and society। कहता है जितनी अब ये इम्पोर्टेंस दी जा रही है ना इसको, सस्टेनेबिलिटी को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है, तो अब वो बिजनेसेस के कल्चर, सोसाइटी, बिजनेस कल्चर और सोसाइटी को चेंज करने लग गए हैं। ग्लोबल चैलेंज इज़ टू मेक श्योर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप सस्टेनेबली सो दैट दे कैन रिवर्स द इरोजन, जो गड़बड़ें की, इरोजन्स जो नुकसानात किए हैं, ठीक है, उसको अब रिवर्स करें ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव देयर एनवायरमेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये मतलब ग्लोबली अब ये चेंज आ रही है कि कंपनीज किस तरह से बिजनेस इस तरह से करें कि खुद सस्टेनेबल रहें और जो गड़बड़ें की हैं उसको भी रिवर्स करने की तरफ जाएं। टू अचीव दिस ऑर्गेनाइजेशंस नीड रेडिकल चेंजेस इन द वे दे डू बिजनेस एंड पीपल नीड चेंजेस इन द वे दे लिव देयर लाइफ। बेटा अपनी लाइफ लिविंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, खाम में सफ़ेद आया करते हैं, खाम में नहीं, खाम में सफ़ेद आया नहीं करने, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक एक से शुरू करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी हैं, द वे वी डू बिजनेस ये भी चेंज करना है, और पीपल नीड चेंज द वे दे लिव देयर लाइफ्स, ठीक है। From an environmental and social perspective, sustainability issues are changing the competitive landscape. Organizations now need to rethink their products, technologies, processes, and business models. From a financial perspective, focusing only on shareholders is shifting to broader view that consider all stakeholders when making decisions. सिर्फ shareholders को तो profit कमा के देना होता था, उसको नहीं देखना अब, बाकी stakeholders को भी देखो। बाकी stakeholders कौन है भाई, आपके सिर्फ आपके शेयर होल्डर्स नहीं, आपके एम्प्लॉयज़ भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, आपके कस्टमर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपका माहौल जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट, वो भी एक स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है। तो सबको सामने रखकर चलना है। अब आपने सिर्फ शेयर होल्डर को मत देखते रहो। टू क्रिएट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्लान देयर स्ट्रेटजीज एंड ऑपरेशंस टू अचीव इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने असल में स्टैंडर्ड शुरू करना था आज, यहाँ से शुरू हो रहा है स्टैंडर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है जी। और भाई देख लो ध्यान से, एक ये सफ़ा पढ़ना है, ये सफ़ा पढ़ना है हमने, ये सफ़ा पढ़ना है, फिर जाके छुट्टी होनी है। अब इंसानों की तरह बैठ के इसको जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है जी। क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ, सवाल गंदम जवाब चना नज़र आ रहे हैं, छोड़ दें भी इसको, फिलहाल पढ़ लें फिर देख लेते हैं। हाँ, मतलब ये कि सारा स्टैंडर्ड पढ़ के भी जो सवाल में अजीब अजीब सवाल दिए हुए हैं, सवाल गंदम जवाब चना सचमुच, ठीक है, तो कोई नहीं, आप छोड़ें इसको, वो कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिलहाल पढ़ तो लें। लें जी, ये कल वाले नोट्स जो हैं उनमें ये फ़ोटो शोटो देखें आप, ठीक है, कलर प्रिंट नहीं है भाई, कलर यहाँ से देख लो, ठीक है।
अच्छा जी, सुने जी, पहले ये पढ़ लें ज़रा। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन पाकिस्तान। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SCCP हैज़ इशूड अ नोटिफिकेशन अनाउंसिंग द adoption of IFRS Sustainability Disclosure Standards IFRS S1 and IFRS S2। बेसिकली ये सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए इनको अलग दिखाने के लिए इन्होंने इसका नाम IFRS 1, 2, 3 इस तरह नहीं किया, बल्कि इनको अलग रखना चाहा। भाई देख लो यार इधर प्लीज़, किताब खोल लो ना। इनको अलग रखने के लिए नाम क्या रख दिया गया? IFRS सस्टेनेबिलिटी का S1 और S2। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ S1 है जी, S2 नहीं है। फाइनल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, फाइनल में पढ़ना है। तो SCCP क्या क्या नोटिफिकेशन इशू कर दिया है फॉर एडॉप्शन ऑफ IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स 1 and 2 फॉर लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनी जो है वो IFRS S1 और S2 को अब अडॉप्ट करेंगी। एंड SCCP लाइसेंस्ड नॉन लिस्टेड, वो जो लंबी लिस्ट वाली थी कंपनीज, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी लंबी लिस्ट वाली, ठीक है, वो यानी कि IFRS S1 और S2 किसके लिए जी नोटिफिकेशन जारी हो गया है? फॉर लिस्टेड कंपनीज एंड फॉर SCCP लाइसेंस्ड नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, वो लिस्ट वाली कंपनीज, ठीक है, उनको अब नोटिफिकेशन हो गया है कि आप इनको अब अडॉप्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता करके हो रही है। कैसे जी? इम्प्लीमेंटेशन विल फॉलो अ फेज वाइज अप्रोच। IFRS SDS will apply from annual reporting period beginning on or after 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई 2025 से फेज 1 शुरू होगा। 1 जुलाई 26 से फेज 2 फॉर सर्टन लिस्टेड कंपनीज विच हाई टर्नओवर, मैनी एम्प्लॉयज एंड लार्ज टोटल एसेट्स। तो फिर फेज 1 में कौन होगा? वो वेरी वेरी हाई टर्नओवर, वेरी वेरी हाउ मैनी, सो मैनी एम्प्लॉयज और वेरी वेरी लार्ज टोटल एसेट्स वालियों को शायद वो कह रहे हैं कि तुम तो 1 जुलाई 25 से लगाओ ना। यही मतलब है ना। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, सस्टेनेबिलिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS SDS मतलब S1 S2 जो है, ठीक है, और ये क्या करना है जी? फेज वाइज अप्लाई होने हैं, ठीक है। एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड्स विल अप्लाई फ्रॉम एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 25 फेज 1, पता नहीं किस पे लगना है, एंड 1 जुलाई 26 फेज 2 फॉर सर्टेन लिस्टेड कंपनीज विद हाई टर्नओवर, मैनी एम्प्लॉयज एंड लार्ज टोटल एसेट्स। तो फेज 2 में अगर इन पे लगना है तो फेज 1 वाली कौन सी होंगी? तो मैं वही कह रहा हूं कि फिर वो कोई वेरी हाई टर्नओवर, सो मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और क्या है जी, वेरी लार्ज टोटल एसेट्स होंगे, तो वही हो सकता है फिर फेज 1 में, ठीक है। द रिमेनिंग लिस्टेड कंपनीज, जो छोटी कंपनी जरा होंगी, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, एंड SCCP लाइसेंस नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज विल कंप्लाई फ्रॉम एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2027। तो फेज 1 ये 1 जुलाई 25 से शुरू हो गया हुआ है। बहुत बड़ी कंपनीज पे SCCP ने कहा कि वो लगेगा, पता नहीं है वो कौन सी हैं, ठीक है, बहुत बड़ी, बस उसने कहा फेज 1 के अंदर लगेगा। फिर कहता है सर्टेन लिस्टेड कंपनीज जिनका हाई टर्नओवर है, कोई कहीं पे टेंशन में पड़ जाता है, फिर नई चीज़ याद करनी पड़ती। शुक्र है उसने ये बात बताई नहीं यहाँ पे स्टैंडर्ड में कि हाई का मतलब क्या है। SCCP ने कोई नहीं बताया कि इतने टर्नओवर से ऊपर हो, वो भी याद करना पड़ जाना था, बस ठीक है। हाई टर्नओवर, मैनी एम्प्लॉयज एंड लार्ज टोटल एसेट्स, वो कब से शुरू करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करना? ये जो अब 1 जुलाई 26 से ऑनवर्ड्स, ठीक है, यानी ये वाला साल। और जो सर्टन लिस्टेड कंपनीज, उसके अलावा रिमेनिंग लिस्टेड कंपनीज और SCCP की नॉन, क्योंकि पहले उसने क्या कहा है, ये सिर्फ लिस्टेड ने अडॉप्ट करने और नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी वो नोटिफाइड वाली, ठीक है। फिर लिस्टेड कंपनीज बहुत बड़ी वाली वो इस पीरियड में शुरू कर चुकी होंगी। फिर जो लिस्टेड कंपनी है काफ़ी बड़ी, उन्होंने 1 जुलाई 26 से शुरू करना है फेज 2 में। और जो बाकी लिस्टेड कंपनीज हैं जो काफ़ी बड़ी नहीं है, बस गुजारा है उनका, और जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी नोटिफाइड वाली हैं वो 1 जुलाई 27 से फेज 3 में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इनके अलावा बाकियों के ऊपर उन्होंने कोई नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया। कंपनीज आर एनकरेज्ड, अब यहाँ पे बात खत्म हो गई ना। किसी को लगता है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ तो वो भी कर ले, फेज 1 में ही कर ले। तो कह रहे हैं, एनकरेज करते हैं कि जल्द अज जल्द इसको इम्प्लीमेंट कर लें। यानी अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी उठकर आज अप्लाई कर दे 1 जुलाई 26 से 25 से, दे कैन, ठीक है, इजाज़त तो है। तो कंपनीज आर एनकरेज टू अडॉप्ट दीज स्टैंडर्ड्स अर्लियर। Further, SCCP has also notified that sustainability reports shall be approved in the same manner and laid down for approval of financial statements in Companies Act। जैसे बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
अप्रूवल के लिए सारी बात पढ़ के आए पेश होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग भी जो है ये भी उसी के साथ ही, उसी के अंदर एक हिस्सा ही होता है उसका, ये भी उसी तरह से सेम तरीके से ही अप्रूव होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड S1। इसका सबसे पहले पढ़ते हैं जी ऑब्जेक्टिव क्या है। वो कहता है जी द ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS S1 जर्नल रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इज टू रिक्वायर एन एंटिटी टू डिस्क्लोज, क्या डिस्क्लोज करे जी, इट्स सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इज यूजफुल। क्या करे जी, एंटिटी क्या करे, डिस्क्लोज करे, एंटिटी ये स्टैंडर्ड रिक्वायर करते हैं एंटिटी टू डिस्क्लोज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज, जिससे क्या फायदा होगा, दैट इज यूजफुल टू प्राइमरी यूजर फॉर जनरल पर्पस इन मेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी। अच्छे स्टेप्स ले रही है तो फिर इन्वेस्टर्स कहेंगे चलो यार प्राइमरी यूजर्स, ठीक है, जनरल पर्पस वाले जो हैं इन्वेस्टर जो हैं फिर उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज को डिस्क्लोज करें। इसका मतलब क्या है, ये इन तस्वीरों से आप देखें, ये तस्वीरें आपके लिए बनाई गई इसीलिए कि आपको ये समझ सकें कि सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज। रिस्क जरा पॉज करिएगा जी। तो अब भाई रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज डिस्क्लोज करनी है, रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। मिसाल के तौर पे तस्वीर देखें, फूड सेक्टर है जी, फूड सेक्टर, रिस्क क्या है, प्राइसेस बढ़ जाएं। क्यों जी, सैलाब आ गया, सैलाब आया हुआ, जिस वजह से चीज़ें शॉर्ट हो गई। अब जितना सैलाब आया इधर सारे इधर पंजाब के अंदर, अब देख लेना इस दफ़ा कुर्बानी पे तुम लोगों को जानवर भी, इतनी बीमारियां पड़ी हैं, जानवर भी महंगे हो जाने हैं, सब्जियां फ्रूट महंगे हो जाने हैं, मतलब उन इलाकों में तो हो गए होंगे, शॉर्टेज तो आ जाती है ना। तो रिस्क क्या है, प्राइसेस अप हो जाएं, क्लाइमेट की वजह से भी गड़बड़ चल रही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप वेस्ट को रिड्यूस करें ना जी, आप स्टोर करें, डोनेट करें, रिड्यूस करें वेस्ट। ठीक है, तो ये समझाया जा रहा है आपको, क्योंकि फूड सेक्टर में है तो वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज को डिस्क्लोज करें। मसलन रिस्क क्या है जी, शॉर्टेज हो सकती है, अपॉर्चुनिटी क्या है जी, हम उसको वेस्टेज को रिड्यूस करके इसको सस्टेन करा सकते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर, असल में वो कह रहे हैं कि जो कपास है ना, कपास, इसके ऊपर काफ़ी पानी लगता है, कपास के ना फसल के ऊपर काफ़ी पानी इस्तेमाल होता है। तो कपास लगती है तो फिर उसके बाद उससे हम क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो अगर हम किसी पुराने कपड़े को रिसाइकल करके कपड़ा बना लें तो कपास बचेगी, कपास कम करेंगे तो फिर पानी भी बच रहा होगा, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं ओवरऑल इसको लेकर। ठीक है, तो फिर टेक्सटाइल सेक्टर क्या बता रहा है जी, कम पानी, रिस्क क्या है जी, पानी बड़ा कम होता जा रहा है, दुनिया के अंदर पानी की बड़ी किल्लत होती जा रही है, जंगें पानी पे शुरू हो गई हैं, इधर से उधर पानी पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक कहते हैं ऐसी बम मार देना, वो कहते ऐसी पानी रोक लेना है जी, तो पानी के ऊपर लड़ाई, तो पानी कम है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी क्या है, रिसाइकल्ड क्लॉथ सेव करेगा वाटर। अब समझ आ रही थोड़ी सी, सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर दें, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रिस्क क्या है, फ्यूल एक्सपेंशन, जिस वजह से पोल्यूशन बढ़ रही है। अपॉर्चुनिटी क्या है, ऐसी चीज़ें, ऐसे काम करें जिससे आपको, ये देखो सब्ज पत्ते से चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे काम करें जिससे आपकी जो है वो एक तो क्लीन होगा आपका एनवायरनमेंट, दूसरा कॉस्ट भी आपकी लोअर आ रही होती है। एनर्जी सेक्टर, रिस्क क्या है, ऑयल गैस शॉर्टेज होती जा रही है, अभी निकाल के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पावर कट्स आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है, हम सोलर और विंड की तरफ जा रहे हैं, विंड मिल्स भी लग रही हैं अब तो पाकिस्तान में बड़ी लग रही हैं। ठीक है, तो सॉरी जी, हमारा एक क्लाइंट था, उसने विंड मिल भी, वो उस पर भी काम कर रहे थे। ये आपका जो सफ़ायर है, अभी तो आपको नज़र आता है ना, ये कपड़ों का कारोबार है, इनके बहुत कुछ कारोबार हैं। ठीक है जी, डेयरीज भी है, तो विंड मिल्स भी हैं। ठीक है जी, तो विंड इससे हवा से बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट। खैर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिस्क क्या है, पोल्यूशन और फाइन्स भरने पड़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है, भी ऐसे काम करें ना जिसके अंदर आपको कम से कम इस तरह के गंद डालने पड़े। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग्स बनाएं जहाँ पे मतलब इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स हों। ठीक है, आपके जो जैसे घास फूस ऐसे फारिग पड़ा होता है, गिर जाता है, जिन इलाकों में ज़्यादा है वो छत उसकी बना लें,
लोग बनाते हैं बड़े प्रॉपर तरीके से बाहर के मुल्कों के अंदर, तो ऐसे इको फ्रेंडली घर बना लें, ठीक है। तो अब जरा इधर से देखें जी, ये बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्या है कि जी फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इज टू रिक्वायर एंटिटी टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इज यूजफुल टू प्राइमरी यूजर्स ऑफ हमारे वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, इन मेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी, ठीक है। This means that entity must give information about any sustainability related risks and opportunities that could reasonably affect its future prospects, such as cash flows, ability to get financing, लोन लेना, cost of capital पढ़ा होगा आपने MFA वगैरह के अंदर, cost of capital, या ये ओवर शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म तीनों के बारे में। तो क्या बताओ जी, entity must give information about any sustainability related risks और अपॉर्चुनिटीज दैट कुड रीजनेबली अफेक्ट इस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सच है। तो इन्फॉर्मेशन किसकी देनी है जी, इन तीन चीज़ों की, कैश फ्लोस, एबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंस, चाहे वो डेट हो चाहे वो कैपिटल हो, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवर शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। एन एंटिटीज एबिलिटी टू डिलीवर फाइनेंशियल वैल्यू फॉर इन्वेस्टर इज इनएक्सट्रिकेबली, इनसेपरेबली, क्लोजली लिंक्ड टू स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कहता है कि आपने अगर एंटिटी की एबिलिटी टू डिलीवर फाइनेंशियल वैल्यू फॉर इन्वेस्टर, ये लाजमन क्या है, लिंक्ड है स्टेक होल्डर्स विद हुम इट वर्क एंड सर्व्स, यानी कि कस्टमर्स और ये एम्प्लॉइज, फिर सोसाइटी जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट हैं। यानी आपने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न देना है, बिजनेस करके प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो ये वही पहले दिन वाली बात कि सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हो ठीक नहीं है, सस्टेनेबल हो या नहीं हो ये बात बताओ। तो ये कह रहे हैं कि जो आपने एंटिटी एबिलिटी टू डिलीवर फाइनेंशियल वैल्यू टू इन्वेस्टर्स, ये इनसेपरेबल है, किससे लिंक्ड, ये इनसेपरेबली लिंक्ड है, ये अलग नहीं हो सकता, किसके साथ, स्टेक होल्डर्स विद हुम इट वर्क्स, यानी आपके एम्प्लॉइज, एंड सर्व्स, या आपके कस्टमर्स, फिर सोसाइटी इन विच इट ऑपरेट्स, या नेचुरल रिसोर्सेज अपॉन विच इट ड्रॉज। स्कोप क्या है जी इसका, स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, An entity shall apply IFRS S1 in preparing and reporting sustainability related financial disclosures in accordance with IFRS, ठीक है जी। IFRS S1 focuses only on risks and opportunities that could materially impact entities' future prospects. Entities can apply these standards regardless of whether their financial statements follow IFRS accounting standards or other generally accepted gaps. गैप्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, अमेरिका वाले IFRS यूज़ नहीं करते, बाकी यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कैनेडा, बाकी मुल्कों के अंदर ये IFRS यूज़ हो रहे हैं। अमेरिका वालों के अपने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाईजान ये जो IFRS S1 है, हमारी तरफ से इजाज़त है, ये हर बंदा लगा ले, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल ये IFRS नहीं भी फॉलो कर रहा, वो सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ कर सकता है। अच्छा जी, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस फॉर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल, इट मस्ट बी रेलिवेंट, फेथफुली represented what it meant to show. These are the fundamental qualitative characteristics. The information become more useful when it is comparable, verifiable, timely and understandable, which are the enhancing qualitative characteristics. ये फ्रेमवर्क वाली बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। बहरहाल हमारे लिए रेलेवेंट ये दो बातें हैं, ठीक है, वही वाली बात है, रेलेवेंट हो और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, ये मेन क्वालिटीज़ हैं। जिनको एनहेंस करने वाली क्वालिटीज़ होती थी, कंपेरेबल हों, वेरीफाइबल हों, टाइमली हों और अंडरस्टैंडेबल हों, ठीक है जी, ये वही फ्रेमवर्क वाली हो। तो फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, पहले एग्जाम्पल पढ़ो। फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है जी, एग्जाम्पल पढ़ो। कहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फेसेस रिस्क फ्रॉम फ्लडिंग एंड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब यूं करते हैं सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटी बता देते हैं, लेकिन रिस्क ऑफ फ्लड नहीं बताते। ये फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है। रिस्क भी बताओ, अपॉर्चुनिटीज भी बताओ, रिस्क भी बताओ, अपॉर्चुनिटीज भी बताओ, ठीक है। इफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फेसेस रिस्क फ्रॉम फ्लडिंग एंड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम सोलर, a complete set of sustainability disclosure should fully describe both. The report should accurately show how flooding might affect production and supply chains and how solar product could benefit the company's energy cost and environmental impacts without exaggerating. बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करनी, बस जो है सो है, बस सीधी सीधी बात करना, ऐसा एग्जेजरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फेयर प्रेजेंटेशन कब है, a complete set of sustainability related financial disclosure shall present fairly all sustainability related risks and
opportunities that is expected to affect entities' prospects. To achieve faithful representation, entity shall provide complete, neutral and accurate depiction of those sustainability risks and opportunities. इसको ध्यान से देना है, ज़्यादा दो नंबरी नहीं लगानी, ठीक है. Materiality. An entity shall disclose material information about sustainability related. देखो मटीरियल कब कहता है एंटिटी शैल डिस्क्लोज मटीरियल इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स. इन्फॉर्मेशन कब मटीरियल होती है? जब उसका ओमिट करना, मिस स्टेट करना. ऑब्सक्योर किसे कहते हैं? ऑब्सक्योर किसे कहते हैं? छुपा लेना. ओमिट क्या? डाला ही नहीं. मिस स्टेट गलत डाल दिया. ऑब्सक्योर कहीं पे ऐसे छुपा दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस में कोई चीज डाल दी. हाँ जी. तो इन्फॉर्मेशन कब मटीरियल है? जब उसका ओमिट करना, मिस स्टेट करना या ऑब्सक्योर करना could reasonably be expected to influence decision that primary users of general purpose financial statements make. This include decision based on financial statements and sustainability related financial disclosures about. यानी उन्हें हर चीज में, जहां पे हमने बचपन से आज तक पढ़ा, फ्रेमवर्क में ये सारी बातें पढ़ी थी ना, उसने साथ सस्टेनेबिलिटी को भी जोड़ दिया. ठीक है. एग्जाम्पल, a textile company produces large amount of waste water. बहुत ज्यादा अमाउंट वेस्ट वाटर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. If the company omits, misstates or hides information about water pollution in its sustainability report, investors and other users might underestimate environmental risk. This could affect decisions such as investing in the company or providing loans. उनको धोखा लग सकता है. वो क्या कह रहा है जी कि वो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट निकाल रहे हैं, वो फिर नालों के अंदर, नहरों के अंदर, दरियाओं के अंदर डाल रहे हैं, वो बता नहीं रहे, छुपा लेते हैं, तो फिर यूज़र का डिसीजन इसके से चेंज हो सकता है. Obscuring mean hiding, लिखा हुआ है यार. Obscuring mean hiding information or making it unclear so users cannot easily understand. Reporting entity क्या है जी? An entity's sustainability related financial disclosure shall be for the same reporting entity as the related financial. यानी कि entity के sustainability related financial disclosures भी उसी reporting entity के हों जिसकी financial statements हैं. बड़ी सादी बात की है जी आप. Connected information क्या है? ये तो कल पढ़ना है, यहाँ तक बस आना है. Connected information. IFRS S1 requires to disclose information that enable user understanding of connection between sustainability related risks and opportunities that affect entity. Disclosure of core content कल पढ़ना है, ठीक है. Connection between disclosure on governance strategy and ये कल पढ़ेंगे, ठीक है. Core content, sustainability related financial disclosures and general purpose financial statements. ये आप एग्जाम्पल्स हैं तीनों पॉइंट्स की. ज़रा ये पढ़ के, डिस्क्लोजर्स को पढ़ के यहाँ तक आना. मैं इंशाल्लाह फिर इसको दोबारा यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगा. वैसे रह बस ये गया, फिर कल इंशाल्लाह होपफुली ये कर लेंगे ख़त्म, अल्लाह ने चाहा तो. ऐसे मुक जाना स्टैंडर्ड, मुक जा, बस ये ख़त्म है. ठीक है जी. क्लास इधर ही होगी क्लास. ठीक है जी. आज के लिए इतना ही जी. अल्लाह हाफिज़.